दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 1994 से, जहाँ पर हम अमेरिको नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक वायलिन आर्टिस्ट होता है। वो शो में जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। और ये सुनने के बाद तो जैसे अमेरिको सदमे में ही चला जाता है। अब उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि थोड़ी देर में उसका कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो शो कैंसिल नहीं करेगा और फिर परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर पहुंच जाता है और वायलिन बजाना शुरू करता है। और यहाँ पर अमेरिको को वायलिन बजाते ही अपनी माँ के गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो कि उसकी माँ गाया करती थी। और बस फिर यहीं से अमेरिको अपनी बचपन की यादों में चला जाता है और यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर नेपल्स नाम के एक शहर में पहुँचती है। और ये समय होता है 1944, जिस समय नेपल्स द्वितीय विश्व युद्ध के चपेट में था और वहाँ पर बम बारूदों की बरसात हो रही थी। और इसी बीच हमें एंटोनिएटा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिको की मॉम होती है। वो बड़ी ही डरी सहमी हुई अपने बेटे अमेरिको को ढूंढ रही होती है और अमेरिको एक जगह में छिपा हुआ अपनी मॉम को देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि वो बेचारा इस समय सिर्फ 7 साल का होता है। उस बेचारे को क्या अक्ल की ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर में वो अपनी मॉम को जब बहुत ज्यादा परेशान देखता है तो वो एंटोनिएटा के पास आ जाता है और एंटोनिएटा अमेरिको को गले से लगा लेती है। जिसके बाद फिर से कहानी शिफ्ट होकर 1946 में पहुंचती है और अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका होता है। लेकिन इस वॉर के चलते जो पूरा नेपल्स शहर है ना, वहाँ पर भूखमरी और तंगी फैल चुकी थी। लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। इसीलिए एंटोनिएटा अमेरिको को लेकर कम्युनिस्ट के पास पहुंचती है। और वो इसीलिए क्योंकि उसे पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नेपल्स के बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें वो नेपल्स के बच्चों को नॉर्थ की तरफ कुछ दूसरे परिवार के पास भेजेंगे, जहाँ पर वो लोग इन बच्चों का ध्यान रखेंगे, उन्हें अच्छा खाना देंगे और अच्छा रहन सहन देंगे, जिससे इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो पाएगा। और यहाँ पर सिर्फ एंटोनिएटा ही नहीं, बल्कि उसकी तरह कई महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर आई थी। लेकिन एंटोनिएटा कहीं ना कहीं ये फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो अमेरिको को खुद से दूर कैसे करे, क्योंकि अमेरिको उसकी सिर्फ इकलौती औलाद थी। लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखती है और ये फैसला ले लेती है कि वो अमेरिको को खुद से दूर भेजेगी, ताकि उसे एक अच्छा जीवन मिल सके, जो वो खुद उसे नहीं दे पा रही थी। लेकिन नेपल्स में कई औरतें ऐसी भी थी जो उसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे दूसरी जगह जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो लोग हमारे बच्चों को मार डालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिको अपने दोस्त तोमासो के साथ कुछ पुराने कपड़े इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है और इसी बीच वो दोनों मार्केट पहुंचते हैं और उनको खाने की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है। लेकिन वो दोनों उन चीजों को सिर्फ देख ही सकते थे, खा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास चीजें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। लेकिन तोमासो बड़ा ही चालाक होता है। वो बड़ी ही चालाकी से खाने के कुछ पैकेट अपनी कटोरी में डाल देता है और वहाँ से निकल लेता है। फिर अमेरिको घर आकर वो सारे कपड़े अपनी मॉम को देता है, जिसके बाद उसकी मॉम बड़ी ही सुरीली आवाज में गाना गा रही होती है, जिससे सुनकर अमेरिको को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी मॉम से इतना प्यार करता है कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए अब अमेरिको तोमासो के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो कुछ चूहों को पेंट करके उन्हें बेचना शुरू कर देंगे, ताकि उनके पास ढेर सारा पैसा आ सके, जिससे वो नॉर्थ जाने से बच जाएंगे और अपने अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहेंगे नेपल्स पे। इसीलिए वो कुछ चूहे लेकर मारिया के पास पहुंचते हैं और उससे पेंट का डब्बा मंगाते हैं, क्योंकि मारिया के फादर कारखाने में काम करते थे। और यहाँ पर मारिया उन्हें पेंट देते हुए बताती है कि मेरे फादर मुझे भी कम्युनिस्ट ट्रेन में भेजने वाले हैं। पर अमेरिको उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम चूहे बेचकर इतना पैसा कमाएंगे कि कोई हमें यहाँ से भेज ही नहीं पाएगा। उसके बाद दोनों ही दोस्त मिलकर चूहे बेचने लगते हैं और एक लेडी तो उनसे चूहा खरीद भी लेती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन चूहों का पेंट निकल आता है और उसकी इस पैसे कमाने की तरकीब में पूरा का पूरा पानी फिर जाता है। और अब फाइनली वो समय भी आ जाता है जब एंटोनिएटा अमेरिको को जल्दी अलविदा कहने वाली होती है, क्योंकि वो अब अपना पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि वो अमेरिको को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भेजेगी। और इस बात से वो काफ़ी इमोशनल भी होती है, क्योंकि यार एक माँ का दर्द से वही औरत समझ सकती है जो अपनी औलाद को खुद से दूर कर रही हो। और बस फिर वो एक अच्छा परिवार ढूंढने के लिए अमेरिको को लेकर पार्टी के पास पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई होती हैं। और उसके बाद वो सभी औरतें कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को अपने अपने बच्चों की डिटेल देने लगती हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा परिवार मिले। उसके बाद फिर सभी बच्चों को साथ में नहलाया धुलाया जाता है और बस फिर सभी बच्चों को लेकर सभी पेरेंट्स कम्युनिस्ट ट्रेन के पास पहुंचते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ औरतें चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि वो लोग हमारे बच्चों को मार डालेंगे और खा जाएंगे, इन्हें खुद से दूर मत करो। और ये सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ट्रेन में चढ़ने से मना करने लगते हैं और एकदम से वहाँ पे भगदड़ मचा देते हैं। लेकिन तभी एक लेडी चिल्लाते हुए कहती है, हमारे इन बच्चों को एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, कम से कम ये वहाँ पर भूख से तो नहीं मरेंगे। अगर ये यहीं रहे तो इनकी हालत बदतर हो जाएगी, जिससे मर भी सकते हैं, इन्हें बीमारियां लग सकती हैं, प्लीज इनका भला सोचो। और वहाँ पर जो लेडी थी मैडलिना, जो इन बच्चों को नॉर्थ की तरफ ले जा रही थी, वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि इन बच्चों का मैं भला चाहती हूँ, मैंने भी अपने बच्चे को जंग में खोया है, मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों का भी ऐसा ही हाल हो। यह सुनने के बाद सभी लोगों को राहत मिलती है
और वो अपने अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ा देते हैं। जिसके बाद यहाँ से इन बच्चों का एक नया सफर शुरू होता है और सभी अपने पेरेंट्स को अलविदा कहते हैं, जिससे ये सीन यहाँ पर बड़ा ही इमोशनल हो जाता है। फिर काफी लंबे सफर के बाद सभी नॉर्थ इटली पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चों का बड़े ही अच्छी तरह स्वागत किया जाता है और उन्हें खूब कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके लिए एक अच्छा खाना तैयार किया जाता है। लेकिन ये बच्चे खाना खाने से डर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि शायद इन लोगों ने उनके खाने में कुछ मिलाया है जिससे वो मर जाएंगे। लेकिन वहाँ पर सभी बच्चों को समझाया जाता है कि ये एकदम अच्छा खाना है और इससे उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद सभी बच्चे मान जाते हैं और अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों को उनका नॉर्थ इटालियन परिवार एक एक करके लेने आने लगता है और इसी तरह मारिया को उसका एक परिवार मिल जाता है। पहले तो मारिया बहुत डर रही होती है उन लोगों के साथ जाने में, लेकिन फिर वो मान जाती है और एक नए परिवार के साथ चली जाती है। और फिर थोड़ी ही देर में टोमासो को भी उसका परिवार मिल जाता है और अब यहाँ पर बस अमेरिको अकेले बच चुका होता है और उसे लेने के लिए कोई भी नहीं आता। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी की एक सदस्य डैना को मजबूरन अमेरिको को अपने साथ ले जाना पड़ता है और वो अमेरिको को बताती है कि मैं तो अकेली रहती हूँ, शायद तुम्हें तो एक परिवार के साथ रहना होगा ना। पर अमेरिको कहता है कि पता नहीं, मुझे बस अपनी माँ के साथ रहना है। अब ये सुनने के बाद डैना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सीधे अमेरिको को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। और अब कहीं ना कहीं अमेरिको उसके साथ रह रहा था तो उसे उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन डैना बिल्कुल भी उसके साथ एक माँ की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा से अकेली रही थी और उसे बच्चे पालने नहीं आते थे और ना ही वो अमेरिको को अपने साथ रखना चाहती थी। लेकिन अमेरिको को अच्छा महसूस कराने के लिए वो उसे अपने भाई के घर ले जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग अमेरिको का बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन डैना का छोटा भांजा लूजियो अमेरिको को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन लूजियो के फादर उससे कहते हैं यहाँ पर सभी एक समान है और तुम्हें अमेरिको के साथ अपना भाई जैसा बिहेव करना होगा। और फिर उसके बाद अमेरिको डैना के बड़े भांजे रिवो के साथ रहने लगता है, क्योंकि वो अमेरिको के साथ बड़ा ही अच्छा बिहेव करता है और उसके साथ रहते हुए अमेरिको वहाँ पर बहुत सी नई चीजें सीखता है। लेकिन अब भी अमेरिको को अपनी माँ की बहुत याद आती है और उसे इस नई जगह में अच्छा नहीं लग रहा होता और डैना तो उस पर सही से ध्यान भी नहीं देती थी। और कहीं ना कहीं डैना भी ये समझ रही थी कि वो अमेरिको के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है या फिर उसे एक अच्छा माँ वाला प्यार नहीं दे पा रही है, तो अमेरिको को शायद बुरा लग रहा है। इसीलिए वो फाइनली अमेरिको को बताती है कि मैं बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और मुझे उन्हें पालना नहीं आता। लेकिन इस बात पर अमेरिको डैना से कहता है कि मेरी माँ भी सेम आपकी तरह है, उन्हें भी बच्चे पालने नहीं आते थे और वो हमेशा मेरे से कहती रहती थी कि मैं भगवान का दिया हुआ एक श्राप हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन अमेरिको रिवो के साथ लकड़ियाँ ढूंढने जाता है और तभी उसे कुछ लेडीज अपने साथ अपनी तरफ खींचती हैं और उससे कहती हैं कि हम तुम्हें ब्रेड बनाना सिखाते हैं। लेकिन अमेरिको डर जाता है, उसे लगता है कि वो लोग उसे अवन में जलाने वाले हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागकर जंगल चला जाता है। लेकिन डैना उसका डर भगाने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और उससे घर चलने को कहती है। अमेरिको कहता है कि मुझे अपने घर नेपोली जाना है। ये सुनने के बाद डैना उसे उसके खेत दिखाती है और कहती है जब इस खेत में फसल पक जाएगी और ये पूरी पीली हो जाएगी तब तुम अपने घर नेपोली जा पाओगे, तब तक तुम्हें यही रहना होगा। उसके बाद अगले दिन डैना अमेरिको को स्कूल भी भेजती है और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं डैना अमेरिको को अपना एक बच्चे की तरह प्यार देने लगती है और उसके साथ माँ जैसा बिहेव करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डैना का भाई अमेरिको को वायलिन बजाना सिखाने लगता है, क्योंकि अमेरिको को कहीं ना कहीं बचपन से ही म्यूजिक पसंद था और हमेशा से वो अपनी माँ को गाते हुए सुनता आया था और वो उनसे कहता भी है कि मैं बड़े होकर म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद डैना का भाई बहुत खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिको के स्कूल में नेपल्स की एक नई लड़की रोसाना आती है और लूजियो को तो बहुत पसंद आ जाती है और वो बस उसी को ताकते जाता है। लेकिन ये जो नई लड़की रोजाना आई थी ना, उससे अपनी नई जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। उसे लगता है कि ये एक तरह की भीख है और रोजाना उन लोगों से बोलती है कि मुझे ये भीख की जिंदगी नहीं चाहिए। इसीलिए अमेरिको को भी रोजाना की बातें सुनकर लगता है कि ये लोग शायद हमें भीख ही दे रहे हैं। लेकिन डैना अमेरिको को समझाती है कि ये कोई भीख नहीं है, मैं दिल से तुम्हें पाल रही हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। और उसके बाद उसे एक अच्छी माँ की तरह प्यार से सुला देती है। उसके बाद अगले दिन सभी लोग मिलकर अमेरिको का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और डैना उसे गिफ्ट में वायलिन देती है, जिसे देखकर अमेरिको बहुत खुश हो जाता है। और उसकी खुशी और दोगुनी तब हो जाती है जब उसे उसकी माँ का एक लेटर मिलता है जो कि नेपल्स से आया हुआ था और वो उस लेटर को अकेले में जाकर पढ़ने लगता है और फिर बाद में उस खत में लिखी बातों को डैना को बताता है। और अब धीरे धीरे अमेरिको उस वायलिन को रोज बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है और डैना का भाई उसे इस तरह से वायलिन सीखते देख बहुत इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि तुम इसकी प्रैक्टिस रोज करना। फिर कुछ दिनों बाद एक फंक्शन में अमेरिको की मुलाकात उसके पुराने दोस्त मारिया और टोमासो से होती है और वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। फिर थोड़ी देर में अमेरिको की नजर डैना पर पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी ने डैना पर हाथ उठाया और अमेरिको को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर डैना को एडवाइस देता है कि उसे उस आदमी से लड़ना चाहिए था, ना कि उसका थप्पड़ खाना चाहिए था। और ये सुनने के बाद डैना बहुत इमोशनल हो जाती है और अमेरिको उसे एक अच्छे बेटे की तरह संभालने लगता है। अब थोड़ी देर में सबको पता चलता है
कि रोजाना घर से गायब हो गई है और सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। और अब यहाँ पर लूजियो अमेरिको के पास आता है और उसे बताता है कि रोजाना घर से जाना चाहती थी, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने उसे नेपल्स जाने का रास्ता बता दिया था, कहीं रोजाना को मेरी वजह से कुछ हो ना गया हो। ऐसा सुनते ही अब अमेरिको और लूजियो दोनों रोजाना को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और अच्छी बात तो ये थी कि उन्हें रोजाना मिल भी जाती है और रोजाना उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। अमेरिको उसे देखने जाता है तो वो उन लोगों को बोलता है कि वो तो एक जानवर की लाश है। उसके बाद तीनों ही वहाँ से लौट जाते हैं। हालांकि वो असल में एक इंसान की लाश होती है, लेकिन अमेरिको झूठ बोल देता है ताकि वो लोग डरे ना। फिर अगली सुबह अमेरिको सबको लाश वाली बात बताता है और सभी लोग उस लाश को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए ले जाते हैं। और अब इसके बाद हम देखते हैं लूजियो और अमेरिको अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और अब फाइनली फसल भी पक चुकी होती है और अमेरिको का नेपल्स लौटने का समय आ जाता है। लेकिन डैना इस बात से बड़ी ही दुखी होती है और कहीं ना कहीं अमेरिको को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन सच तो ये था कि एक ना एक दिन तो अमेरिको को लौटना ही था। वो सबसे मिलता है और उन्हें अलविदा कहता है और फिर नेपल्स के लिए निकल पड़ता है। और अब इतने सालों बाद अमेरिको को उसके घर लौटते हुए दिखाया जाता है, जब उसकी माँ इस दुनिया में रही ही नहीं। और अपने घर नेपल्स पहुंचते ही अब उसे वो दिन याद आते हैं जब वो नॉर्थ इटली से वापस घर लौटा था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमेरिको के घर वापस आने के बाद वो अपनी माँ एंटोनिएटा से मिलकर बहुत खुश होता है। वो अपनी माँ को वायलिन भी दिखाता है, लेकिन एंटोनिएटा उस पर प्यार जताने के बजाय और भी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि यहाँ पर इन सब के लिए समय नहीं है। और यहाँ आते ही वो उसे काम पे लगा देती है। और इन सब से अमेरिको को लगता है कि शायद उसकी माँ उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। लेकिन एक दूसरी लेडी अमेरिको को समझाती है कि तुम्हारी माँ को कभी भी किसी ने प्यार नहीं दिया, इसीलिए वो इस तरह का बिहेव करती है। वो तुम्हारी माँ है, वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। फिर अगले दिन टोमासो अमेरिको से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी नॉर्थ इटली की माँ ने उसके लिए बहुत सारा सामान भेजा हुआ है और बहुत सारे खत भी। ये सुनने के बाद अमेरिको घर जाकर अपनी माँ से पूछता है कि क्या नॉर्थ से डैना ने भी मेरे लिए कोई खत या सामान भेजा है, पर एंटोनिएटा उससे मना कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिको को शक होता है, इसीलिए वो अगले दिन मैडलिना से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डैना ने उसके लिए बहुत सारे खत भेजे थे और बहुत सारा सामान भी, पर एंटोनिएटा ने कभी वो मैडलिना से लिए ही नहीं। इसीलिए घर जाकर अमेरिको अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मेरा वायलिन कहाँ पर है। लेकिन एंटोनिएटा कहती है कि मैंने वो बेच दिया और उससे मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ जिसकी हमें जरूरत है। पर अमेरिको को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी खतों को अपनी माँ के मुंह पर दे मारता है और कहता है कि आप एकदम झूठी हो, आप बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हो। पर एंटोनिएटा अमेरिको को तमाचा दे मारती है और अब अमेरिको को लगता है कि उसकी माँ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। इसीलिए अब वो फैसला करता है कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएगा। इसीलिए वो चुपचाप घर से भागकर उस ट्रेन में बैठ जाता है जो उसे डैना के पास छोड़ती है। और नॉर्थ पहुंचते ही वो डैना से मिलकर उससे गले लगा लेता है और डैना भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ये तो अमेरिको की बस एक याद है, क्योंकि अभी तो वो अपनी माँ के मरने के बाद घर लौटा है। थोड़ी देर में अमेरिको बेड के नीचे देखता है तो उसे वो वायलिन मिलती है जो उसकी माँ ने बेच दी थी। लेकिन वो देखता है कि उसके जाने के बाद वो उसकी माँ ने वापस ले ली थी और ये देख अमेरिको फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी नादानी में वो अपनी माँ को समझ ही नहीं पाया कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। अमेरिको के घर से भाग जाने के बाद डैना ने एंटोनिएटा को खत भेजा था और एंटोनिएटा ने डैना को उस खत का जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम चाहती हो तो तुम अमेरिको को अपने साथ रख सकती हो और उसके सपनों को पूरा कर सकती हो, और चाहे तो तुम उसे वापस भी भेज सकती हो। पर अमेरिको तो कभी वापस गया ही नहीं, लेकिन उसकी माँ उसका बहुत इंतजार करती रही और वो अब वापस आया जब एंटोनिएटा इस दुनिया से ही चली गई। जिससे हमें इस मूवी में बताया गया है कि जो इंसान हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो हमें जाने देता है, जबरदस्ती रोकता नहीं है। जबकि सच तो ये था कि एंटोनिएटा अमेरिको को वापस ला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ अपने बेटे को वापस लाने के चक्कर में उसकी खुशी और उसके सपनों को छीनना नहीं चाहती थी, जो शायद वो कभी नेपल्स में रह के पूरे ही नहीं कर पाता। और वो अपने बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया को छोड़कर चली गई, जो कि इस मूवी की बड़ी ही दुख भरी एंडिंग थी। फिर मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।